अगला वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हैं, जिसमें हम मानव स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। अभी हमने पहले बात करी थी भोजन पे बात करी थी, अब हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य में हम स्वस्थ रहने के लिए कैसा जल पीना चाहिए, मोटापा क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण है, घटने के क्या कारण है, इन सब पे चर्चा इस पॉइंट में हम करेंगे। सबसे पहले हम जल की बात करेंगे। किसकी? जल की। आप सबने सुना है, कई बार कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो जीवन है। क्या पढ़ा? जल है तो जीवन है। जल है तो जीवन है। रहीमदास जी ने भी कहा है कि बिन जल सब सुन, जल के बिना सब सूना है, कुछ नहीं है। अगर जल नहीं हो, हमारे जीवन में से जल निकाल दें तो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये सृष्टि की शायद होना ही मुश्किल है, या जीवन का तो असंभव ही है, जीवन तो कभी हो नहीं सकता बिना जल के। तो जल कितना महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जल जो हम पीते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम सब चीज़ें ये भी जानते हैं कि कई चीज़ें वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनको सही तरीके से उनका उपयोग, उनकी सही क्वालिटी का उपयोग करना जरूरी है। अगर वो गलत क्वालिटी, उसकी गलत चीज़ का हम उपयोग कर लें, या गंदा, वो चीज़ शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध चीज़ का उपयोग करने से हम स्वस्थ होने के बजाय बीमार हो जाएंगे, मृत्यु तक भी हो सकती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, या पीने योग्य पानी कौन सा होता है, कौन सा पानी हमें पीने के योग्य, हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां, कई बीमारियां जल के माध्यम से ही फैलती हैं। अशुद्ध जल पिएंगे, दूषित जल पिएंगे तो जरूर वो बीमारियां हमें हो सकती हैं। और हम ध्यान रखें और शुद्ध जल पिएं, शुद्धता का ध्यान रखें जल की, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम बात करें कि पीने योग्य जल, पीने योग्य जल का अर्थ क्या है? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल लिखा है। पीने योग्य जल को अंग्रेजी में कहते हैं पोर्टेबल वाटर, या ड्रिंकेबल भी लिखा है आपकी किताब में, पोर्टेबल वाटर। क्या होता है, इसके गुण क्या होने चाहिए? एक पानी जो पीने योग्य, उसमें क्या गुण होने चाहिए? तो सीधा हम छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि उसमें कभी भी हम पानी पी रहे हैं, गिलास में पीने से पहले नजर डालते हैं कहीं उसमें कोई छोटा मोटा जीव जानवर तो नहीं है, उसमें कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ है जो हमें आंखों से दिखता है, वनस्पति की पत्तियां, कोई मिट्टी के कण, ऐसी कोई चीजें जो आंखों से दिख रही है हमें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आंखों से दिखने वाली कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं है। आंखों से देखी जा सकने वाली कोई अशुद्धि में हमारा सब कुछ आ जाएगा। वनस्पति के टुकड़े, क्या वनस्पति, जीव, ठीक है, कृमि, ठीक है, मिट्टी के कण, ऐसी कोई चीजें हैं तो नहीं, इसमें और भी कोई चीजें शामिल कर सकते हैं। तो आंखों से देखे जा सकने वाली कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं होनी, पानी एकदम पारदर्शी शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात है पानी का पीएच संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पीएच एक चैप्टर है हमारा, अभी आगे पढ़ेंगे हम, उसमें पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में मेरा एक वीडियो और बना हुआ है अम्लक्षार लवण करके, उसमें मैंने पीएच पे पूरी चर्चा की हुई है और जल का पीएच कितना होता है, होना चाहिए,
शुद्ध जल का, वो भी मैंने बताया रखा है, आप उसे देखें। ठीक है, तो पीएच क्या है? जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, अब कैसे पता पड़े जल का पीएच संतुलित है नहीं है? तो हमने टेस्ट होते हैं हमारे, है ना, तो पानी को लिटमस पत्र से या हल्दी से, कई चीज़ों से चेक कर सकते हैं। हमारी कई पौधों की पत्तियां मैंने बता रखा है, उस वीडियो में सब बता रखा है, कौन सा सूचक होते हैं, क्या होते हैं। तो आप इस पे जाएं, पीएच का क्या है कंसेप्ट, पूरा एक वीडियो मैंने पीएच स्केल करके है मेरा, हम लक्षा लवण, उस पर जाएं, आप उसको देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीएच किसी चीज़ का कैसे प्रभावित कैसे होगा। अब जल का पीएच कैसे, तो हो सकता है किसी जल का स्रोत, जो पानी के स्रोत है, हमें नदी तालाब इनसे पानी आता है हमारे पास, कुओं से, और उसके आसपास में कोई ऐसी फैक्ट्री जो अम्ल स्त्रावित करती है, उस नदी में डाल देती है, अपना फैक्ट्री का कचरा निकलता है उसमें अम्लीय है, तो वो उस जल का पीएच अम्लीय कर देगी। कोई क्षारीय फैक्ट्री, साबुन की ऐसी फैक्ट्री है, वो उसका कचरा उसमें फेंकती है, तो पीएच क्षारीय हो जाएगा, तो ऐसा पानी हमारे लिए पीने योग्य नहीं होता है। आगे बात करें हम, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारा जीवन है, जानते हैं आप। तो मैं आगे एक पॉइंट लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट आपका है जल के क्या गुण होने चाहिए? शुद्ध जल, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य जल, पीने योग्य जल के गुण। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट है कि पर्याप्त मात्रा में जल में O2 होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में O2, ऑक्सीजन। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जल में होनी चाहिए, होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि जल में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव जो आंखों से नहीं दिखाई देते वो भी नहीं होने चाहिए, जो बीमारियां फैलाते हैं। तो उसके लिए कोई प्रोसेस है, कैसे ख़त्म किया जाए? पानी को गर्म करके ठंडा करके पियो, ठीक है ना। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इनको शुद्ध किया जा सकता है, जल को पोर्टेबल बनाया जा सकता है। ठीक, अब हमें कितना पानी पीना चाहिए? दिन के 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, कम से कम 4-5 लीटर, 3-4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक, कितने गिलास? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। क्यों? जल क्या कार्य करता है? जल के शरीर में क्या है? अगला क्या है हमारा पॉइंट? जल क्यों पीना चाहिए? जल का क्या फायदा है? शुद्ध जल पीने से क्या होगा? जल बहुत सारे काम करता है, उन कार्यों को देखते हुए आप कह सकते हो वास्तव में जल ही जीवन है। तो जल के शरीर में कार्य, ठीक है ना। बाहर के कार्य हम जानते हैं, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सब तरीके तो अलग है ना। शरीर में वो क्या करता है? शरीर में कार्य। तो पहला है वॉशिंग, शरीर के अंदर की सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। ठीक है, शरीर में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने के, हम मूत्र के रूप में जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो वो किसके माध्यम से? पानी के साथ घोल के हम बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। तो जहरीले पदार्थों शरीर से बाहर, जहरीले का अर्थ है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये हमारा पहला कार्य हो गया। ठीक है, फिर हमें चुस्ती और ऊर्जा देता है। जितना कभी आपने देखा, कभी आपको 1 घंटे तक बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी में हमारा पानी बहुत जल्दी से शरीर में पसीने के रूप में निकल जाता है, तो हमें एकदम नींद आती है, थकान होती है, ऐसा लगता है।
सर्दियों में या एसी के रूम में हम बैठते हैं तो वहाँ पे एकदम ऊर्जा चुस्त दुरुस्त होती है। इसका कारण क्या है? उस समय जब ठंडे के मौसम में पानी का लॉस कम होता है हमारे शरीर से, पानी की कमी नहीं होने से शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। और जैसे पानी के शरीर में कमी होती है हम एकदम ढीले, कमजोर, थकान महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमारे शरीर में फाइबर का काम भी करता है, रुक्षांश कहते हैं जिसको, कब्ज, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लमों को होने से रोकता है। ठीक, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता। क्या है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, जल के कार्य लिखिए, शुद्ध पीने योग्य जल के गुण क्या हैं? तो आप एक एक बात को ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। मैंने सब बताया है इस वीडियो में, एक एक प्रश्न के अनुसार ही चल रहा हूं मैं। प्रश्न क्या आता है, उत्तर क्या है। ठीक है, प्रश्न आता है जल के शरीर में क्या कार्य है? मैंने 2 कार्य लिख दिए, बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूं। चर्बी को कम करता है। क्या करता है? रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तीसरा है चर्बी को कम करता है, मतलब मोटापा कम करने में मदद करता है। चर्बी कम करता है, शरीर का मोटापा कम करने में भी मदद करता है। मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारी होती है, आगे पढ़ेंगे, हमें मोटापा भी आ रहा है अभी। एलर्जी, शरीर में कई प्रकार की चीजों से एलर्जी होती है, उससे भी बचाता है। एलर्जी से बचाता है। किससे बचाता है? एलर्जी कम होती है जिस व्यक्ति, ठीक है, बचाता है। सांस संबंधित संक्रमण, फेफड़ों का और इनके संक्रमण से बचाता है। कैसे बचाता है मैं आगे यहाँ लिखा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट आपने लिख दिया होगा, वीडियो देख करके लिख देना। ठीक है ना, तो मैं चौथा के बाद 5वां पॉइंट लिख रहा हूं, फेफड़ों संबंधी संक्रमण से बचाता है, तो इसका मतलब आपको सर्दी, जुकाम, खांसी इन सबसे बचाता है। तो जल के बहुत सारे कार्य हैं। शरीर में जल की कमी होते ही, बहुत ज्यादा कमी होने पर, जैसे उल्टी दस्त जब होता है तो शरीर से पानी बाहर निकलता है बहुत, तो उस समय व्यक्ति की, कई बार हमने सुना कि उल्टी दस्त से उसकी मृत्यु हो गई, तो वो मृत्यु जल की कमी से होती है। डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। जल की कमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ऐसे जल ही जीवन है, ये बात इससे सिद्ध हो रही है हमारी। अब दूषित जल पीने से, गंदा पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी बात है। अब हम करें आगे दूषित, अगला पार्ट आ गया इसका। देखो मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे इसको देखो, अभी हमने इस पे डिस्कस किया था। अब ये दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल के 10 दुष्प्रभाव, यानी गंदा पानी पिए या जिस पानी में गंदगी है या किसी प्रकार से कुछ मिला हुआ है, ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको पीने से क्या हो सकता है? जल के, ये पूछा जा सकता है, दूषित जल से पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या दुष्प्रभाव। अच्छे प्रभाव तो पड़ेंगे नहीं दूषित जल पीने से, इसीलिए दुष्प्रभाव होता है। दुष्प्रभाव पहला है बीमारी। कई जीवों से होने वाली बीमारियां हमें, जैसे सूक्ष्म जीवों से, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन कौन से होती है वो भी मैं सामने दूंगा। जीवाणुओं से, ठीक, विषाणुओं से, क्योंकि पानी में विषाणु भी आ सकते हैं। विषाणु का मतलब होता है वायरस। ठीक है, विषाणु, ठीक है, कृमियों, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ व कृमि आदि से होने वाले रोग हो जाते हैं, होने वाले रोग हो सकते हैं।
अपने को पूछा जाए परीक्षा में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा गया कि रोगाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो, विषाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। ये प्रश्न 10वीं में आया हुआ है 1 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, या विषाणुओं से होने वाले 1 रोग का नाम लिखो। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन से रोग है? कृमि के कारण, कृमि का मतलब होता है कीड़े। ठीक है, तो उनके कारण कौन से रोग होते हैं? ठीक, तो इस पे हम एक एक में रोगों के नाम भी कुछ लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, जीवाणु से रोग होते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैजा, ठीक है, और पेचिस। ठीक है, कौन सा रोग होता है? हैजा, पेचिस। याद रखेंगे, बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही रोग होते हैं, मैं सिर्फ अपने यहाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक, ये जीवाणुओं के रोग हैं, लिख देना, जीवाणु से होने वाले रोग। विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसके सामने देखना। ठीक है, अपनी कॉपी में अच्छे नोट्स बनाए। ठीक, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एक, दूसरा फ्लू, क्या होता है? फ्लू। तीसरा पीलिया, सब जानते हैं ये पीलिया, ये हेपेटाइटिस भी लीवर की बीमारी है, तो ये पीलिया लगभग, हेपेटाइटिस और पीलिया है ना, एक ही चीज है लगभग। ठीक है, वैसे इसको ये जॉन्डिस कहलाता है पीलिया, ये फ्लू, हेपेटाइटिस। ठीक है, ऐसी कई बीमारियां, कोलेरा, टाइफाइड, कोलेरा। ठीक है, 5वां टाइफाइड, समझ गया? तो इस तरह से विषाणुओं से भी कई बीमारियां हो सकती है। ये सब रोग हमें पानी दूषित जल में, अगर विषाणु है तो दूषित ये रोग में से कुछ भी हो सकता है, अगर जीवाणु है तो इनमें से और भी कई रोग ऐसे हैं जो उससे हो सकते हैं। प्रोटोजोआ से अमीबाइसिस, इससे कौन सी बीमारी होती है? अमीबायोसिस, अमीबा होता है ना, अमीबा से अमीबाइसिस करके रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। कृमि, कृमि का मतलब कीड़ों, कीड़ों से होने वाले रोग। नारू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है? नारू या बाला, सामान्य भाषा में इसको बाला भी कहते हैं। ठीक है ना, ये अभी नहीं होता, कम हो गया हमारे एरिया में, सरकार के अच्छे प्रयास रहे जिसके कारण स्वच्छ भारत, स्वच्छता मिशन चलता था पहले, उसके तहत इसके ऊपर एक अभियान चला करके कार्य किया गया और इस बीमारी से हमें मुक्ति दी गई है। नहीं तो हमारा दक्षिण राजस्थान इसमें नंबर 1 था नारू रोग में। इसका रोग कारक का नाम क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नारू रोग का रोग कारक, रोग जनक, क्या नाम है? नारू रोग जनक का नाम बताइए। तो हमें क्या लिखना है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। नाम थोड़ा कठिन है तो 2-3 बार रिवाइज कर दें। ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ने के बाद बिंदी सिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट स्टार लगाएं। नारू का रोग जनक कौन है? हम कहेंगे ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया, इनमें से कोई भी 1-2 नाम आपको लिखने होते हैं परीक्षा में। 1 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, 3-4 भी पूछ सकते हैं, जो भी आप, तो आप इनको रट डालें। हैजा, जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो आप इस प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम। ठीक, तो ये आपका जल के बारे में हमारी चर्चा हुई। इस तरह से कई बीमारियां हमें दूषित जल पीने से हो सकती हैं। तो हमें पोर्टेबल शुद्ध जल पीना चाहिए और जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल, शुद्ध जल, पोर्टेबल वाटर बहुत कम है, पीने योग्य जल बहुत कम है। तो हमें इसे बचाना चाहिए और इसमें शुद्ध जल को शुद्ध करके पीना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जैसा भी पानी उपलब्ध है उसको एक बार पहले साफ करके उसको पीना चाहिए। पानी को छान के पीना चाहिए ताकि उसमें बड़ी जो आंखों से दिखने वाली कोई भी अशुद्धि नहीं रहे। ये सब बातें हैं।
अगला है मोटापा। मैं आपसे बात कर रहा हूं मोटापा, अगली बीमारी है मोटापा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ गया मोटापा। ऑब्सिटी, क्या कहते हैं इसको? ऑब्सिटी बहुत बड़ी समस्या है, आज के समय में बढ़ती जा रही है। पहले ये बीमारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों बढ़ रही है? तो हमारा जीवन अब धीरे धीरे मशीनों की सहायता से आसान होता जा रहा है। तो हमारे शरीर को व्यायाम की या इसकी नहीं हो पा रहा है, और व्यक्ति इतना आलसी और ऐसे हो गया है कि वो व्यायाम कम करता है। ठीक, करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत कम लोग करते हैं। तो इसके कारण वो बैठे बैठे, या उनके जीवन लाइफस्टाइल ऐसी होती है ना, जीवन जीने का तरीका, कि जिससे उनके कम से कम मेहनत करनी पड़ती है और उससे वो मोटे होते जाते हैं। क्योंकि व्यायाम और इससे हमारे शरीर में चर्बी जो होती है वो बर्न होती है। ठीक है ना, तो वो चर्बी कम होती है, और नहीं अगर आप उस चर्बी का उपयोग हो जाता है, वसा जो हम खाते हैं, लेकिन जब व्यायाम नहीं करते हैं तो वो इकट्ठी होती जाती है। तो मोटापा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा भी बहुत सरल है, अत्यधिक वसा का एकत्रित होना। क्या है? अत्यधिक शारीरिक नशा शरीर में, क्योंकि मोटापा शरीर में होता है। ठीक है, शारीरिक वसा एकत्रित होना, ये हमारे मोटापे का मुख्य कारण है। क्या होता है? ठीक, और मोटापे के कारण जीवन कठिन हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों के जड़ है। तो हम आगे बात करते हैं, कैसे पता पड़े कोई व्यक्ति मोटा है या नहीं है? तो इसके लिए एक सूचकांक होता है जिसे कहते हैं शरीर भार सूचकांक। क्या कहते हैं? कैसे पता पड़े मोटापा? शरीर, ये सब याद कर लेना, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक क्या कहलाता है? शरीर भार सूचकांक। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो बॉडी। शरीर को बॉडी कहते हैं, भार को मास कहते हैं, और सूचकांक को इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हो गया, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी में हमारी इंप्रूव करते जाए साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इनमें इंग्लिश के शब्दों को ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। BMI कहते हैं। क्या कहते हैं? BMI, B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ये कितना होना चाहिए? अगर बॉडी मास इंडेक्स हमारा 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी बात करें 25 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, से कम या उतना है तो मोटापा से पहले की स्थिति, हमें मोटापा नहीं पर होने वाला है अभी ऐसी स्थिति, मोटापा पूर्व स्थिति क्या कहलाती है? अभी परीक्षा पूछ भी लेते हैं कई बार, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मोटापा पूर्व स्थिति का बॉडी BMI कितना होता है? तो ये पूर्व स्थिति। दूसरा है, अगर ये बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाए, 30 kg का मतलब किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारा मोटापे वाली स्थिति हो जाती है। क्या है? व्यक्ति मोटा हो गया है, अधिक मोटा हो गया है ना, तो मोटापा की स्थिति बिल्कुल यार ये बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ याद रखने जैसी बातें। इसके कारण होता क्या है? ठीक है, कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं मोटापे के कारण, वो लिखते हैं। मोटापे
के दुष्प्रभाव। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोटापे के दुष्प्रभाव, उसके कारण हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव, मोटापा के दुष्प्रभाव। मोटापा के दुष्प्रभाव क्या है? तो हमें कई रोगों की जड़ है। ठीक, कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो हृदय रोग, खास स्पेशली हार्ट की बीमारियां, हृदय रोग हो सकता है। दूसरा रोग मधुमेह हो सकता है। क्या हो सकता है? मधुमेह, जिसको हम शुगर कहते हैं अपनी भाषा में, डायबिटीज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाइपोथायराइडिज्म, अवटु अल्प क्रिया, ये कभी हिंदी के शब्द भी कठिन कठिन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अवटु का मतलब होता है गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि। तो अवटु ग्रंथि का जो स्त्राव है वो कम हो जाए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहता है? अवटु अल्प यानी कम और क्रिया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपो यानी कम। इंग्लिश में हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। थायराइड, अवटु को थायराइड कहते हैं, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। ये सब बीमारियां होती हैं शरीर में, है ना। अब कैसे, क्यों होता है मोटापा, होता क्यों है? तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कारण, मोटापे के कारण क्या है, तो इस पे बात करें। मोटापे के कारण, तो हम कह सकते हैं दिनचर्या, हमारी गलत दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल ऐसी हो आपकी जिसमें मेहनत के कम काम हो, मेहनत कम करनी पड़ती है। ठीक है, बैठे बैठे जो कार्य हो, ज्यादा मैकेनाइजेशन है जीवन में, क्या मशीनों से काम ज्यादा हो रहा है, हम काम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह हमें, इसका मुख्य कारण है ऐसा। फिर जंक फूड, जंक फूड किसे कहते हैं? ऐसा भोजन, जंक का मतलब होता है कचरा, कबाड़। तो जंक फूड, जो ऐसे फूड जो पहले से तैयार होते हैं, है ना, और उनमें बहुत ज्यादा मसालेदार या इस तरह से चीजें बना करके टेस्ट के लिए खाया जाता है, उसका शरीर में फायदा कुछ ज्यादा नहीं होता, उससे शरीर को कोई अच्छी कैलोरीज या अच्छा शरीर के विकास में प्रोटीन ऐसे जो अवयव संतुलित आहार के रूप में नहीं होता है, वो सिर्फ उसको खाने से हमें मजा आता है, टेस्ट आता है। तो टेस्ट आने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा खा लेता है, उस जंक फूड को खाने से हमें मोटापा की बीमारी हो सकती है। जंक फूड से समझते हैं आप? जंक फूड का अर्थ है ऐसा भोजन जिसका शरीर के विकास के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ स्वाद उसका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पुराने बासी ऐसे रखे हुए खाने, जिनको पैकेट बंद खाना, जो लंबे पहले कहीं फैक्ट्री में बन गया वो अब आएगा ना हम खाएंगे, इस तरह का जो खाना होता है। ठीक, पिज्जा, बर्गर, ये इसके नाम है। ठीक है, चाउमीन, ऐसे खाने जो खाए जाते हैं ना, ये सब हमें मोटापे का कारण बनते हैं। कृत्रिम भोजन करना, कृत्रिम भोजन का मतलब ऐसी चीजें जो फैक्ट्रियों में बनी हुई, हम हमारे जो सामान्य नेचुरली जो उपलब्ध है उन चीज़ों को नहीं खाते हैं। ठीक, तो ये सब मोटापे के कई कारण हैं। फिर स्थिर जीवन यापन, जीवन यापन स्थिर, कहीं जाना आना नहीं है, पूरा घर पे ही रहते हैं, दुकान पे ही बैठे हैं, सुबह से शाम तक जाके बैठना है, वैसे रहना है, बस ज़्यादा मेहनत का कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मोटापा होता है। व्यायाम
दो चार और कारण आप जोड़ सकते हो, खास इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है, इस वीडियो का बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी अगला एक वीडियो ले रहा हूँ, अगली जो बात ले रहा हूँ। इसका तीसरा पॉइंट था जिसको कहते हैं आपका रक्तचाप। स्वास्थ्य से संबंधित, मानव का जो स्वास्थ्य है उसमें संबंधित कुछ बातें हम कर रहे हैं, तो आप देखें। अब हम लेते हैं 1 2 3 रक्तचाप, कभी कभी रक्तदाब भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लड, रक्त का मतलब ब्लड होता है, और प्रेशर, ठीक है, दाब, तो चाप होगा, ठीक है ना। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं इसकी बीपी बढ़ गई, घट गई, ऐसे कभी कभी सुनते हैं ना। और कई भी हो तो कल बहुत घबरा गया, क्या हुआ, अरे वो डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर साहब ने कहा बीपी बढ़ गई थी, ठीक है ना। कभी कभी वो चक्कर आके गिर गया, क्या हुआ, पूछा तो इसकी बीपी डाउन हो गई थी, कम हो गई थी। तो हम इस शब्द को समझे, बीपी क्या है, रक्तचाप क्या है। तो रक्तचाप का अर्थ है कि रक्त द्वारा धमनियों पर लगाया गया दाब, जिन वाहिकाओं में वो बहता है, नलियां जो है हमारे परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे अभी आगे वाले पार्ट में। तो रक्त किस में बहता है, नलियों में, वाहिनियां कहलाती हैं इसको। क्या कहते हैं, 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं, धमनियां और शिराएं। तो धमनियों की दीवारों पर या वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। बहुत सरल, क्या है रक्तचाप की परिभाषा, क्या है, रक्त द्वारा, कौन दाब डालेगा, रक्त डालेगा, रक्त द्वारा कहां डालेगा, वाहिनियों, धमनियां और शिराएं, ठीक है ना, वाहिनियों के या की कर दो, ठीक रहेगा, दीवारों है, दीवारों पर लगाया गया दाब को हम दूसरे शब्दों में बल भी कहते हैं, हमने पढ़ा है, आगे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम आगे, बल या दाब रक्तचाप कहलाता है। आगे आगे देखते हैं खास बात क्या है रक्तचाप, रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब। इतना लिख दोगे तो भी उत्तर सही है आपका, ठीक। आगे चलें, सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य, किसी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना, व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए, प्रश्न पूछा। तो 120/80, क्या लिखा है, प्रश्न है आपका 120/80। उच्चतम हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 120, निम्नतम कितना होना चाहिए, 80, इसके बीच में होता आप स्वस्थ है। 120 से ज्यादा, बहुत ज्यादा जाता है तो आपको हाई बीपी, उच्च रक्तचाप है, और 80 से नीचे जाता है तो आपको निम्न रक्तचाप है। रक्तचाप भी 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और, रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का रक्तचाप होता है, हम वो भी लिख देते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक रक्तचाप उस समय का रक्तचाप है जब हृदय संकुचन की स्थिति में होता है, दबता है, मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां संकुचन करती है। सिस्टोलिक रक्तचाप है हृदय के संकुचन के समय की, किसका समय, संकुचन के समय का रक्तचाप, ठीक है, इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। आपको
परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है। हम कहेंगे जब हृदय सिकुड़ता है, दबाव डालता है, उस समय का रक्तचाप। तो ये डायस्टोलिक उसका उल्टा है, अपने आप इसकी परिभाषा में आ गई। पूरी हृदय सेम लिखा जाएगा, के सेम लिखा जाएगा, संकोचन की जगह फैलने, है ना, फैलने, ठीक है, या उसको ढीला छोड़ जाता है अपने आप को, है ना। तो फैलने के समय का रक्तचाप, एक ही शब्द बदला है, सिकुड़ना और फैलना। सिस्टोलिक डायस्टोलिक याद करना बहुत सरल है, एक बार तो याद कर लो हृदय के, ठीक है, के समय का रक्तचाप। अब बीच में क्या डालना, संकुचन के समय का सिस्टोलिक, स शब्द से सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक फैलने के समय, ठीक ठीक, ये भी हो गया। अब ये इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, सिस्टोलिक की कितनी होनी चाहिए, डायस्टोलिक की कितनी होनी चाहिए। सिस्टोलिक का 90 से 120 रेंज होनी चाहिए। किसमें नापते हैं रक्तचाप को, मिलीमीटर, mm। किसमें नापते हैं पूछा जाए, मिलीमीटर में, दाब को मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है। और ये है 60 से 80, कितना है डायस्टोलिक, कितना होना चाहिए, 60 से 80, क्या लिखो बोलो, मिलीमीटर, क्या लिखो, mm का मतलब क्या है, मिलीमीटर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आया हुआ प्रश्न है, फिर मैं बता रहा हूं कि इसको नापने वाले यंत्र का क्या नाम है, रक्तचाप नापने वाले यंत्र का क्या नाम है। बहुत सरल, एक नंबर उनको जैसे देना हो, बच्चों को पास करना ही है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब रक्तचाप को नापता है वो रक्तचाप मापी, तापमान को नापता है वो तापमापी। कितना सरल है, किसी को मान लो याद नहीं हो तो भी वो बना सकता है, रक्तचाप को नापने वाला रक्तचाप मापी। इतना लिखते ही एक नंबर है। तो हिंदी में ये होगा नापने वाला यंत्र, क्या नाम है हिंदी में, रक्तचाप मापी। क्या है, रक्तचाप मापी। और इसके इंग्लिश में नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या स्फैग्नोमेनोमीटर लिखा है मैंने, स्फिग्नो लिख दिया, स्फैग्नो भी लिख सकते हैं, स्फैग्नो कर दो कोई बात नहीं, नो कोई बात नहीं। स्पेलिंग को देखें तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहेंगे तो भी चलेगा, स्फैग्नोमेनो, ठीक है ना। ये शायद स्पेलिंग इसकी ये रहेगी, SPHIGNOMANOMETER, स्फैग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो में स्वास्थ्य के संबंध में 3 बिंदुओं पर चर्चा की, ठीक है। पहला क्या था, शुद्ध पेयजल, और अगर शुद्ध पेयजल नहीं है तो उसके दुष्प्रभाव का क्या प्रभाव। दूसरा हमने मोटापे पे चर्चा की, मोटापे के क्या कारण है, मोटापे से कौन सी बीमारियां हो सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, बचने के लिए हमें व्यायाम करना है, ठीक। और रक्तचाप के बारे में चर्चा करी, ठीक है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, ये एक शब्द और है, ये और कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका ये एक पॉइंट हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें रक्तचाप 2 प्रकार का है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है, हाई बीपी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाहिनियों पे दबाव बढ़ जाता है, रक्त वाहिनियों पे दबाव अधिक होना, उच्च रक्तचाप। रक्त वाहिनियों
पर दबाव बढ़ जाना, उच्च जाना। ठीक है, निम्न क्या कहलाता है? रक्त वाहिनियों, ठीक है, थोड़ा सा छोटी बड़ी भी गलती हो सकती है, वाहिनियों पर दबाव कम होना। उच्च रक्तचाप कब होगा? जब वाहिनियां पतली हो जाए, सिकुड़ जाए, तो उसी जगह में से उतने ही रक्त को निकलना है, तो निकलने के लिए वो ज्यादा दबाव डालेगी। ठीक है ना, तो नलियों में ये किस कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण होता है। किसके कारण? चिकनाई युक्त चीजें ज्यादा खाएं तो वो दीवारों पर जम जाती हैं रक्त वाहिनियों की। ठीक है ना, और जम जाने से वो हमें वहां उसके रक्त के बहने के लिए स्थान कम रह जाता है, तो इसलिए वो दीवारों पर ज्यादा दबाव डालती है। और कई बार ये रक्त में ऐसा इतना ज्यादा दबाव आ जाता है कि उसमें रक्त का थक्का बन जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, जिसको हम हार्ट अटैक, हृदय घात कहते हैं, स्ट्रोक। ठीक है, वाहिनियां बंद हो जाने से। ठीक है, और निम्न रक्तचाप कब होता है? जब व्यक्ति का क्या होगा, उसको प्रॉपर, मतलब उसको खाने के सामान, सॉरी एक मिनट, हाँ, रक्त कम क्यों हो जाता है? तो इसमें उसके नसों में रक्त की प्रवाह बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में लवणों की कमी से हो सकता है ऐसा। ठीक है, पोषण की कमी से हो सकता है। ठीक है, पौष्टिक आहार नहीं मिलने से हो सकता है। तो इन दोनों स्थितियों में प्रॉब्लम क्या आती है? उच्च रक्तचाप में मैंने कहा हृदय संबंधी बीमारियां हो जाएगी, हृदय घात हो सकता है। ठीक है, और निम्न रक्तचाप में क्या होगा कि शरीर का प्रेशर, रक्त का दाब नियमित नहीं होने से ऐसे कई अंगों तक रक्त की सही सप्लाई नहीं होगी, रक्त पहुंच नहीं पाएगा। मस्तिष्क, हृदय, किडनीज, हमारी जो वृक्क हैं, यहाँ तक सही मात्रा में रक्त पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति के वो अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा उच्च रक्तचाप के कारण क्या है? धूम्रपान करना सबसे इम्पोर्टेंट, नशा करना है ना, धूम्रपान करते हैं, ये भी पॉइंट हम अगले वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, कि नशा, धूम्रपान, चिकनाई युक्त चीजें खाना, व्यायाम नहीं करना, जीवन जो लाइफस्टाइल है हमारी बहुत आरामदायक होना, ये सब कारण उच्च रक्तचाप के कारण बन सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। और सभी योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें, शुद्ध जल पिएं। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।